हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। हम लोग जो लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किए थे, हमने एक फ़िल्टर पढ़ लिया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट फ़िल्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने बोला था कि 4 टाइप के फ़िल्टर होते हैं, तो एक फ़िल्टर कंप्लीट हो गया अपना। अभी सेकंड टाइप का फ़िल्टर पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ लोगों को डाउट आया है, तो उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, और वो सब लोगों के लिए मैं एक जनरल वे में बता देता हूँ एक चीज़ कि हम लोग जो यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट क्या है, फ़िल्टर हम स्टडी कर रहे हैं, तो फ़िल्टर में पहले हम लोग उसका डेफिनेशन वगैरह डायग्राम कर लेते हैं। उसके बाद में हम उसका वर्किंग मेथड देखते हैं कि किस तरीके से उसकी कार्य प्रणाली है, और उसके बाद में मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो मैथमेटिकल एनालिसिस ही है। बाकी जो थ्योरी है वो भी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, बट जो एग्जाम में मार्क्स जिससे आएंगे अपने को जो प्रेजेंट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैथमेटिकल एनालिसिस। तो वो मैथमेटिकल एनालिसिस जो है उसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम उसमें उर्मी का गुणांक निकालते हैं, हम उसमें रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो रिपल फैक्टर के 2 फॉर्मूले थे अपने पास में, या तो करंट में या वोल्टेज में, या तो करंट के अंदर या फिर वोल्टेज के अंदर बात करते हैं हम लोग, या तो वोल्टेज में या करंट के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब भी हम लोग यहाँ पर उर्मी का गुणांक निकालेंगे, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर VAC या VIAC ये जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिंग जो पार्ट है, प्रत्यावर्ती भाग है, उसका प्रभावी मान होता है, उसका इफेक्टिव वैल्यू होता है। और जब भी फिल्टर के लिए R कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रभावी मान से आपको समझना है RMS वैल्यू। प्रभावी मान से क्या समझना है, RMS मान। तो फिल्टर के लिए जब भी आप उर्मी का गुणांक निकालो, जब भी रिपल फैक्टर कैलकुलेट करो, वहां पर आपको इफेक्टिव वैल्यू प्रभावी, यहां पर लिखते हैं ना VAC का प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ VAC या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ IAC। तो प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है कि आपको यहां पर उसका RMS वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आना है। आगे बात समझ। तो यहां पर एक तरीके से आप यही दिमाग में रखना कि यहां पर क्या आएगा, RMS, यहां पर तो DC वाला आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कुछ जगह पर हम लोग ये वोल्टेज की टर्म्स में फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ जगह पर करंट की फॉर्म में फॉर्मूला लगाएंगे। अब कहां पर करंट के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, कहां पे वोल्टेज के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, ये चीज भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी पहले वाले में हमने किस में कैलकुलेट किया था, वोल्टेज वाले में, ठीक है। दूसरी चीज, जो लास्ट वाला जो फिल्टर था, पार्श्व संधारित्र फिल्टर, जो शंट कैपेसिटेंस फिल्टर, वो जो था उसमें हर एक जो मैं लाइन लिख रहा था, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा था, उससे पहले मैं कुछ लैंग्वेज बोल रहा था। वो लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा मैटर करती है उसके अंदर। आगे तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा लैंग्वेज का, लेकिन वो जो लास्ट वाला फिल्टर था उसके अंदर लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो कि किस तरीके से वो इक्वेशंस बनाई गई है, उनके पीछे की थ्योरी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड फिल्टर के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड फिल्टर है वो है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सेकंड जो फिल्टर है वो अपना है सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, यह श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अब श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर का क्या मीनिंग है, इसका क्या मायने है, इसका देखो, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का क्या मतलब होता है, देखना इधर। पहले वाला जो फिल्टर था उसमें कैपेसिटर अप्लाई किया था, संधारित्र, और वो भी कहां पर, पैरेलल में। शंट या पार्श्व बोला था, जिसका मतलब होता है पैरेलल, समांतर क्रम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में सीरीज में एक प्रेरकत्व लगाएंगे, एक प्रेरक कुंडली लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, अब मैं बात करूं, हम लोगों ने लास्ट में तो हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए देखा था वो, लेकिन अब जो है हम लोग केवल फुल वेव के लिए बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस वाइज वो फुल वेव के लिए ही गिवन है सारे। बाकी मैं डायग्राम बनाने को तो दोनों के बना सकता हूँ, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग किसके लिए करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो। क्या, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका जो नाम में वर्ड है उससे पता चल रहा है कि श्रेणी में प्रेरकत्व मतलब प्रेरक कुंडली लगानी है, मतलब सीरीज के अंदर इंडक्टर कॉइल अप्लाई करनी है। तो लिखो लिखो
हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। इन दिस टाइप ऑफ फिल्टर, in this type of filter an inductor coil is applied. In this type of filter an inductor coil is applied in series with in this type of filter an inductor coil is applied in series with load resistance, ठीक है। लिखो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली लगाई जाती है। लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली लगाई जाती है। लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली लगाई जाती है। लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली लगाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर की बात करें सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर की। अब देखो इसकी कार्य विधि देखेंगे, वर्किंग कैसे होता है इसका, वो वर्किंग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बना देता हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी। तो सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात कर लेता हूँ। आप एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ही बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के लिए काम हो जाएगा, एक के लिए। ऐसे स्पेसिफिकली पूछता नहीं है। और जो डेरिवेशन करेंगे वो भी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे, ठीक है। देखो ये तो आगे वाला जो डायग्राम होता है, ये तो हमारे को किसका बनाना होता है, रेक्टिफायर वाला जो डायग्राम है वही तो है, वही तो सर्किट है। ये एसी सोर्स होता है, यहाँ पे एसी स्रोत है। यहाँ पर क्या होता है, एक डायोड लगा होता है अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आके क्या होता है, एक लोड रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पे आके क्या होता है, एक लोड रेसिस्टेंस होता है जिसको RL बोलते हैं, ऐसा होता है। हमारे को क्या करना, इसके श्रेणी क्रम में, इसके सीरीज में हमारे को एक इंडक्टर कॉइल लगानी, एक प्रेरक कुंडली लगानी। इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके सीरीज में। ये लो, यहाँ पे मैं एक प्रेरक कुंडली लगा दूँ, ये लो, कोई प्रॉब्लम। L इसका इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है L, कोई प्रॉब्लम, ये लगा दी। अगर फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में ऐसे आ जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में कोई ज़्यादा चेंज थोड़ा ना हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर का पहले तो सर्किट बनाओ। आप फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे बनाते थे, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट ऐसे बनता था। ऐसे होता था RL। क्या करना है, जैसे RL के जस्ट पहले श्रेणी क्रम में सीरीज में हमने इंडक्टर कॉइल लगाया तो RL में करंट किधर से आता है, या तो इधर से आता है या इधर से आता है। इसमें इस तरफ से आता है, जिस तरफ से करंट आ रहा है उस तरफ हमने इंडक्टर कॉइल लगाया। तो इधर से करंट आता है, ऐसे आता है, या तो या ऐसे आता है, ऐसे आता है रेक्टिफायर में। तो इसमें करंट एंटर करे, इससे पहले यहाँ पे सीरीज में लगा दो। तो यहाँ पर सीरीज में लगा दो, यहाँ पे। तो आप एक काम करो, ये लो सीरीज में इंडक्टर कॉइल लगा दी, ये लो, हो गया। ये फुल वेव रेक्टिफायर के साथ हो गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ हो गया। ये बन गया आपका कौन सा, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, ठीक है ना। तो ये सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर हो गया आपका। अगर मैं बात करूं, देखो ऐसा है। तो अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में ये इंडक्टर कॉइल है और ये रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने, ये डायोड लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये है इसका एक्चुअल सर्किट। तो ये जो जैसे आएगा वो क्या होने वाला है, इसको हम वर्किंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि इसका जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर अभी डिस्कस करते हैं कि ये प्रेरक कुंडली की वजह से कैसे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। आओ अभी डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना, ये तो डायग्राम मैंने वहाँ पे बनाया है।
देखो अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो कार्य प्रणाली के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्य प्रणाली, ठीक है। आप देखो क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन हो गई थी, यहाँ पे सर्किट आ गया, यहाँ पर आप इसके डायग्राम भी बना सकते हो, जो डायग्राम आने वाले हैं ना। जैसे मैं फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट मिलता है वो दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर जगह छोड़ देना, अभी मैं बना दूंगा, बाद में बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले कार्य प्रणाली लिख देते हैं। इसके बराबर में आप जगह छोड़ सकते हो या साइड में बना लेना, कहीं पे बना लेना, आपके चाहे मर्जी। वहाँ पे हम कार्य प्रणाली को डिस्कस करते हैं, वर्किंग को, क्रियाविधि या कार्य प्रणाली। देखो हमने जब पहले मैंने इंडक्टर कोयल और जो संधारित्र है, एक कैपेसिटर है, उसके साथ में एसी किस तरीके का बिहेव करता है, डीसी किस तरीके का बिहेव करता है, ये बताया था। अब देखना अपना यहाँ पे टारगेट क्या है कि लोड जो है उसके ऊपर एसी कम से कम पहुंचे, एसी जो है कम से कम वैल्यू यहाँ पे मिले, उसको पहले से ही फिल्टर कर दे हम लोग, कम कर ले, ऐसा ही है। तो देखो जब इधर से, जब इस तरफ से एसी और डीसी का मिक्सचर आता है, मिक्सचर ही आता है ना, क्योंकि रेक्टिफायर से जो निकल के आता है उसमें तो मिक्स होके आता है दोनों, एसी डीसी का पार्ट। तो एसी डीसी का पार्ट मिक्स होके इधर से आता है। तो देखो ये इंडक्टर कोयल जो है, इंडक्टर कोयल क्या गेम करेगा, ये कैसा, ये इसके साथ में ये क्या करेगा, इंडक्टर कोयल का जो प्रतिघात है जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो होता है XL और ये होता है ओमेगा L। वैसे जे भी आता है आयोटा, पर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये होता है ओमेगा को होता है 2πfL, ऐसे होता है। ये क्या होता है, प्रतिघात, रिएक्टेंस, मतलब ये कितना रोकेगा, एक तरीके से इस सेंस में समझ सकते हो, मैंने पहले इनको डिटेल में बताया। तो XL, तो F है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। अब यहाँ पर DC भी आ रहा है इसके अंदर और AC का भी पार्ट है, DC का भी पार्ट है कुछ। तो जब DC आएगा तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0, DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो DC के लिए प्रतिघात रिएक्टेंस कितना, 0, मतलब DC को नहीं रोकेगा, DC को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, DC को तो पूरा का पूरा जाने देगा। लेकिन AC का F 0 नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होता है, जैसे घर में आती है तो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, वो कुछ भी हो सकता है। तो F जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से AC वाले पार्ट के लिए ये कुछ प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा, कुछ प्रतिघात उत्पन्न करेगा, कुछ रिएक्टेंस, कुछ बैरियर क्रिएट करेगा। और बैरियर क्रिएट करेगा तो यहाँ पर AC का कुछ भाग खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, AC का कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा। तो कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे कम पहुंचेगा, यहाँ पे कम पहुंचेगा, और हम यही तो चाहते थे यहाँ पे कम पहुंचे। चमक रहा ना। तो ये क्या है, करंट रेसिस्टेंस में से होते हुए निकल रहा है इसके अंदर, ये AC वाला जो पार्ट है इसके अंदर से होते हुए निकल रहा है। अब यहाँ पर जो उर्मिका गुणांक जब कैलकुलेट करेंगे ना, रिपल फैक्टर, वो करंट के टर्म्स में करेंगे। किसके टर्म्स में करेंगे, करंट के टर्म्स में करेंगे। IAC का इफेक्टिव वैल्यू मतलब RMS और IDC, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। अब आओ, ये लॉजिक समझ में आया क्या मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इधर से जो डायोड से निकल के जो करंट आता है उसके सामने ये इंडक्टर कोयल आ जाता है, और इंडक्टर कोयल का क्या, DC को लिए तो कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगा तो पूरा का पूरा DC चला जाएगा, लेकिन AC के लिए बैरियर क्रिएट करेगा। और AC के लिए जब बैरियर क्रिएट करेगा तो कुछ पार्ट AC का यहाँ पे रुक जाएगा और ज़्यादा पार्ट वोल्टेज का यहाँ पे खर्च होगा, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे AC का कुछ वोल्टेज खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे कम मान पहुँचेगा, और कम वैल्यू यहाँ पे पहुँचता है, तो आउटपुट पर लोड रेसिस्टेंस पर AC कम हो गया ना, और AC कम हो गया मतलब उर्मिका गुणांक कम हो गया। और यही तो हम चाहते थे कि उर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर का वैल्यू डिक्रीज हो जाए। और रिपल फैक्टर का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि अपना फिल्टर या रेक्टिफायर अच्छा है, ठीक है। ये था टारगेट। तो अभी जो मैंने ये सारी कहानी सुनाई ना, ये कहानी वर्किंग में लिखनी है आपको, ठीक है। तो लिखो इसको, वर्किंग में हमारे को लिखना है, इसको वर्किंग में लिखना है। आओ ये वाली देखो, प्रेरक कुंडली का प्रतिघात रिएक्टेंस
ऑफ इंडक्टर कॉयल का प्रतिघात ये है XL, और ये क्या होता है ओमेगा। ओमेगा को 2πf भी लिखते हैं XL, ये हो गया। ठीक है, अब जो F होता है फ्रीक्वेंसी, वो DC के लिए तो 0 होता है, तो फॉर DC के लिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो XL इज टू 0। तो DC को नहीं रोकेगा, DC को तो पूरा जाने देगा कौन, इंडक्टर कॉइल। लेकिन फॉर AC के लिए F नॉट इक्वल टू 0 और F नॉट इक्वल टू 0, तो XL भी AC के लिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मतलब AC का कुछ पार्ट वहां पर ड्रॉप हो जाएगा। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जो प्रत्यावर्ती वोल्ट था, उसका पार्ट कुछ खर्च हो जाएगा इंडक्टर कॉइल पे, और कुछ पार्ट इंडक्टर कॉइल पे खर्च हो जाएगा, तो आगे कम पहुंचेगा। और यही हम चाहते थे कि आउटपुट पे कम पहुंचे AC का पार्ट। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने जो कहानी लिखी मैथमेटिक्स में, अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये मैथमेटिक्स कार्यप्रणाली में ये जो वर्किंग में ये लिखना है। उसके बाद में जो मैं बोलने वाला हूँ 3-4 पॉइंट, वो पॉइंट लिखने हैं कि ये ऐसे कैसे रोकेगा, उसके लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो इसके बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना, फिर आपको लिखना है। तो यहाँ पे वर्किंग में लिखना, वर्किंग में पॉइंट बनाते हुए लिख सकते हो कि पहला पॉइंट आपका क्या है। पहला पॉइंट लिखो, डायोड से निकलने वाली स्पंदमान का मतलब फ्लक्चुएटिंग, जिसमें AC और DC दोनों हैं। यहाँ से AC और DC के साथ ही तो निकलता है, क्योंकि रेक्टिफायर का पार्ट है एक तरीके से। रेक्टिफायर से जब निकलता है तो AC DC का मिक्सचर निकलता है। तो डायोड से निकलने वाली स्पंदमान धारा जब प्रेरक कुंडली में प्रवेश करती है, जब प्रेरक कुंडली से गुजरती है, तो दिष्ट धारा के लिए शून्य प्रतिघात होता है। अतः प्रेरक कुंडली पर दिष्ट वोल्टता का पतन शून्य होता है। यहां पर कोई दिष्ट वोल्टता खर्च नहीं होगी, दिष्ट वोल्टता का पतन शून्य होता है। सेकेंड पॉइंट, DC के बारे में तो बात कर ली, AC के बारे में बात करेंगे। प्रेरक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का कुछ भाग खर्च हो जाता है। यहां पे कुछ भाग खर्च हो जाता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती भाग कम प्राप्त होता है, और उर्मी का गुणांक का मान कम हो जाता है। यही तो होता है, और उर्मी का गुणांक का मान कम हो जाता है। यही तो हम चाहते थे। ठीक है, यही चाहते थे। ये आ गया भैया। अब देखो, 2 लाइनें लिख ली हमने, इतना इनफ होगा। अब लैंग्वेज लिखवाने को तो मैं बहुत ज़्यादा लिखवा सकता हूँ, लेकिन जितनी नेसेसिटी है अपनी, और जितना इनफ है उतनी ही लिखेंगे हम लैंग्वेज। बाकी इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है,
ये अंडरस्टैंडिंग से आप और भी लैंग्वेज बना सकते हो चाहो तो। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये हो गया, वर्किंग हो गया। वर्किंग में 2 पॉइंट लिख दिया अपन ने। अब देखो, अभी इसके वो जो हम लोग आउटपुट और इनपुट के जो कर्व बनाते हैं वो बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ जगह छोड़ दी किसी ने तो वो यहाँ पे बना सकते हैं, बाकी नीचे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों को ये पता चल गया। अब देखो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिससे हम लोग रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो आओ मैथमेटिकल पार्ट करते हैं इसका। मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। देखो क्या है, सबसे पहले तो हमने जो स्पंदमान जो वोल्टेज या करंट है, जैसे यहाँ पर स्पंदमान का मतलब है, अरे इंग्लिश में नहीं लिखवाया क्या मैंने? ओह, इंग्लिश में लिखवाया ही नहीं मैंने, है ना? हो। तो एक आप काम करना, इसके बाद में मैं इंग्लिश में लिखवाता हूँ, तो जिसने हिंदी में लिख लिया वो तो इसको स्किप करके इंग्लिश वाले पार्ट को आगे देख ले, है ना? वो डायरेक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकता है। हाँ, इंग्लिश वाले लिख ले भैया। देखो इंग्लिश वाले लिखो, पहला पॉइंट लिखना वहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, वेन नहीं, काट दो वेन को, आफ्टर लिखो। आफ्टर द डायोड, the fluctuating signal enters into inductor coil, where inductor coil produces zero reactance for DC part, so the complete portion of DC goes to the load resistance. Complete portion of DC goes to the load resistance. तो ये कंप्लीट यहाँ पे DC का यहाँ पोर्शन आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखो। अब AC की बात कर लेते हैं। इंडक्टर coil produces a finite amount of reactance for alternating part, so some part of alternating voltage drops on the inductor coil, and remaining part reaches to the of AC या alternating voltage, reaches to the load resistance, hence the overall AC part on load resistance decreases
ठीक है, ये बात होगी। अब देखो मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करें, मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं।